जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की क्लासेस दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ के लिए। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, तो हमने आपके लिए स्टार्टिंग की है फिजिक्स से। ये बैच जो है आपका रिकॉर्डेड रहेगा। कहाँ पर आपको मिलेगा? रैंकर साइट के एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये डेमो है हमारा, जो मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। अगर आपको ये डेमो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो ही आप बैच के अंदर एनरोल करना, अदरवाइज़ मत करना। पैटर्न हमारा रहेगा, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की थ्योरी करने वाले हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। मैं देख रहा हूँ जो हमारे पुराने छात्र हैं बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं कि आप साइंस की तैयारी ल्यूसेंट से कर लीजिए, XYZ किताब से कर लीजिए, तो आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो हमारे ही बैच में थे पिछली बार, जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज थी एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें थे और यूट्यूब पर वो क्लासेस भी देखते थे, और यहाँ तक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के बैच में भी थे वो, लेकिन एक बार भी रैंकर्स IQ का नाम नहीं लेते हैं वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें भी, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको 20+ का स्कोर करना है जनरल साइंस के अंदर। हमें फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे जनरल साइंस के अंदर, ये मेरा वादा है। जितना कंटेंट आपको दिया जाए उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार उसी को आपको रिवाइज करना है। चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर हम ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, इंसान ने जब पहली बार चीज़ों को नापना स्टार्ट किया, तभी से मेज़रमेंट का विकास होने लगा। जैसे लंबाई को नापने के लिए हाथों का इस्तेमाल होता था, 1 हाथ लंबी, 2 हाथ लंबी, 3 हाथ लंबी। दूरी को नापने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता था, 10 कदम दूर, आज भी गाँव के अंदर यूज होता है, 20 कदम दूर, 30 कदम दूर। वेट को नापने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था, 5 केजी का ये वेट बाट है, गाँव में बोलते हैं 1 केजी का ये बाट है। लेकिन दोस्तों ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। फिर अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी यूनिट्स बना ली, जिससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। एक देश लेंथ को फुट में नाप रहा है, एक देश लेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहा है। तो इससे दोस्तों क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। कैलकुलेशन की बात जब आती थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। जब रिसर्च शेयर करने की बात आती थी तो बहुत ही ज़्यादा उसमें भी कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि हर देश के अंदर अपनी अपनी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो बाद में क्या हुआ, सभी देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक मेजरमेंट को स्टैंडर्ड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल सभी देश कर सकें, तो उसके लिए मेजरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन किया, जिसका आज के दिन ग्लोबली यूज हो रहा है। साइंटिफिक क्षेत्र के अंदर, व्यापार के क्षेत्र के अंदर, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट्स। ठीक है, जो आज के दिन वर्ल्ड वाइड आपकी यूज हो रही हैं। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आती है यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स होती हैं वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जिनका इस्तेमाल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स। हिंदी में यहाँ पर बात करें तो भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त संदर्भक मान जो आपके होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मात्रक। अब आप बोलेंगे कि सर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। जैसे हो गई लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, रेजिस्टेंस एट्सेट्रा।
तो ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर के अंदर, मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम के अंदर, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड के अंदर। तो ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। चलिए अब आती है टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने प्रकार की आपकी होती हैं? तो यूनिट आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली है फंडामेंटल यूनिट्स, ये इनको बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। सेकंड है आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स, हिंदी में बोला जाता है मूल मात्रक, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। और ड्राइव्ड यूनिट्स को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी से मिलकर नहीं बनती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। कितनी होती है नंबर्स के अंदर? 7 आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम के अंदर पूछा गया था पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर कि बेस यूनिट कितनी होती हैं, तो बेस यूनिट होती हैं 7। कौन कौन सी होती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये सारी हैं आपकी बेस यूनिट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सारी क्या हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स किनको बोलते हैं? तो वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनती हैं उनको बोलते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स। नाम से ही स्पष्ट है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या आया आपका? बेस यूनिट आया। फोर्स क्या होता है आपका? mv। तो इसमें क्या आया आपका? बेस यूनिट आया। तो बेस यूनिट से मिलकर जितनी भी आपकी यूनिट्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये दो प्रकार की आपकी यूनिट्स हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है जो हमने आपको बताया भी है पहले। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन अर्लियर साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। पहले के टाइम में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इनमें आपके जो मेन हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी सिस्टम है? CGS, FPS जो ब्रिटिश आपका सिस्टम है, और लास्ट है आपका MKS सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम थे जो अलग अलग देशों में आपके इस्तेमाल किए जाते थे। CGS के अंदर क्या था? लेंथ को आपका सेंटीमीटर में नापा जाता था, ठीक है। मास को ग्राम में नापा जाता था और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। FPS की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम आपका लेंथ को फुट में नापते थे, मास को पाउंड में नापते थे, टाइम को सेकंड में नापते थे। तो इसी के कारण क्या था? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपस में देशों को होता था कैलकुलेशन में। MKS की बात करें तो लेंथ को यहाँ पर मीटर में नापा जाता है, मास को यहाँ पर किलोग्राम में नापा जाता है, टाइम को यहाँ पर सेकंड के अंदर नापा जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपके सिस्टम थे, CGS, FPS, MKS। एग्जामिनर पूछ सकता है FPS सिस्टम के अंदर लेंथ को किस में नापा जाता है? तो फुट में नापा आपका जाता है। नाम से स्पष्ट है। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, सेकंड, S मतलब सेकंड। तो ये आपके 3 सिस्टम यहाँ पर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर SI सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या बोल रहा है? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनली D यूनिट्स। जो आपका आज के टाइम में मेजरमेंट का इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। याद आपको रखना है इसका ये फुल फॉर्म कि फ्रेंच के अंदर क्या क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। एब्रीविएशन क्या है इसका? SI है, ठीक है। इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड स्कीम के सिंबल्स का
यूज होता है। और ये डेवलप कहाँ पर किया गया था, ये भी एग्जामिनर पूछेगा। डेवलप और रिकमेंड किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स इन 1971। पूछेगा कहाँ पर डेवलप और रिकमेंड हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और मीजर्स, जो कि आपका फ्रांस के अंदर है। कब हुआ, 1971 के अंदर हुआ। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल आपका आज के दिन साइंटिफिक, टेक्निकल वर्क, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वर्क के अंदर किया जाता है। एसआई सिस्टम के अंदर आपको 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, इस प्रणाली के अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक आपको देखने को मिलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो फ्रेंच में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है और इसका संकेताक्षर है एसआई। हिंदी में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि हिंदी वाले भी यहाँ पर बैच लेंगे तो उनको दिक्कत न आए। एसआई प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना 1971 में मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित कर वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है पॉइंट। सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिकल मेजरमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड फॉर small and large quantities in scientific notation with the power of 10. Scientific notation and prefixes are used to simplify measurement notation and numerical computation, giving indication to the precision of number. समझ में आया, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का मेजरमेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10,000, तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं 10 रेज़ की पावर के अंदर। कैसे, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए और जल्दी इसको समझने के लिए कैसे हम लिखेंगे, तो 10 रेज़ टू पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मेजरमेंट के अंदर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं और प्रीफिक्सेस का भी इस्तेमाल। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा किलो, इतने में ही आप समझ जाओगे तो किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, एक ये क्या होता है, किलो जो हमने लिखा ये क्या है आपका प्रीफिक्सेस। इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, मैंने लिखा किलो, किलो से आप समझें कितना है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो फिजिकल मेजरमेंट को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है ताकि बड़ी से बड़ी वैल्यू को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जा सके और इजीली उसको समझा जा सके। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये हैं हमारी एसआई यूनिट्स जो टोटल हमारी होती हैं 7 और 2 होती हैं आपकी सप्लीमेंट्री। उसको छोड़कर जितनी भी आपकी यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी सारी क्या आती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। लेंथ को यहाँ पर किस में नापा जाता है, मीटर के अंदर। मीटर का सिंबल क्या है, एम। मास को किसे मापा जाता है, किलोग्राम के अंदर, सिंबल क्या है, केजी। टाइम को किसे मापा जाता है, सेकंड के अंदर, सिंबल क्या है, एस। इलेक्ट्रिक करंट को किसे मापा जाता है, एम्पियर के अंदर, सिंबल ए है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है, सिंबल क्या है, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापा जाता है मोल के अंदर, मोल के अंदर लिखा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर, सी डी इसका आपका सिंबल रहेगा। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। लंबाई को मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर के अंदर, ऊष्मागतिक ताप को केल्विन में नापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है। ये सभी इसके सिंबल है, एम, के जी, एस, ए, केल्विन का के, मोल का मोल और कैंडेला का सी डी। अब पिछली बार जो आपका मेजरिंग नेम था जैसे मीटर, किलोग्राम, इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आया था। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो केल्विन की डेफिनेशन से आपका आया था। तो
तो इनकी डेफिनेशन भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है भाई, तो ये भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर की क्या डेफिनेशन है। द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458। इतनी बड़ी वैल्यू है ऑफ ए सेकेंड, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर। समझ में आया, नहीं आया होगा। आसान भाषा में समझते हैं, जब लाइट एक सेकंड में, एक सेकंड का, ये मान लिया हमने एक सेकंड है, ठीक है, जब लाइट एक सेकंड में जब लाइट एक सेकंड का इतना हिस्सा चले, 299, 792 और 458, जब लाइट एक सेकंड का इतना हिस्सा चले और इतनी दूरी तय करे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीटर। आया समझ में? जब लाइट एक सेकंड का 299 पॉइंट समथिंग हिस्सा चले और उस समय के अंदर जो वो आपकी दूरी तय करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ, मीटर। तो ये हो गया आपकी मीटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है किलोग्राम। आसान भाषा में सीधे ही बता देते हैं, किलोग्राम बराबर होता है मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, जो आपका होता है प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय सिलेंडर। इसके मास के बराबर क्या होता है आपका, किलोग्राम। और एक कहां पर रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर, जो कि कहां पर आपका, फ्रांस के अंदर। ठीक है, पहले क्या था, 1 किलोग्राम को एक खास धातु का जो सिलेंडर था, यही वाला सिलेंडर था वो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। इससे तय किया जाता था, इसका जितना मास होगा उतना ही होगा आपका किलोग्राम। और ये रखा कहाँ पर गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर, जो कि आपका कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है सेकंड। तो पहले क्या होता था दोस्तों, टाइम को देखने के लिए पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, सूरज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई छड़ी लगाई रेत के अंदर, जैसे जैसे सूरज यहाँ पर की किरणें जब घूमेंगी तो छाया भी क्या होगी, घूमती है। ठीक है, तो वो कुछ अपने ऐसे निशान बना लेते थे कि यहाँ पर जब आएगी तो 3 बज जाएगा, यहाँ पर जब आएगी तो 4 बज जाएगा। तो पुराने ज़माने के लोग ऐसे सूर्य का इस्तेमाल करते थे टाइम का यहाँ पर पता लगाने के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया, किसके लिए, समय का पता लगाने के लिए। और एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर जो एटम आपका यूज होता है वो होता है सीजियम 133 एटम। एटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लेवल देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम सेकंड की बात करेंगे तो केवल 2 एनर्जी लेवल की बात यहाँ पर होगी। जब सीजियम 133 एटम, ये 2 आपके क्या हैं, एनर्जी लेवल लिए हमने यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं 2 एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं हम, हाइपरफाइन लेवल्स। जब सीजियम 133 एटम इन दोनों के बीच में क्या करता है, स्विच करता है, यानी कि उछलता है, तो क्या होता है, रेडिएशंस पैदा होती हैं। ठीक है, रेडिएशन क्या होती हैं, पैदा होती हैं। और रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं। बहुत तेज होने के कारण क्या होता है, ओसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। जब यह वाइब्रेशन इतने बार हो जाता है, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना, जब यह वाइब्रेशन इतने बार हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतनी periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine levels of the ground state of the cesium atoms। जब सीजियम एटम में जो आपको हाइपरफाइन लेवल, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जब एटम आपस में क्या करता है, स्विच करता है, तो रेडिएशंस पैदा होती हैं। और वो रेडिएशन इतनी तेज होती हैं, उनसे क्या होती है, ओसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। जब वो वाइब्रेशन
इस वैल्यू इतने पीरियड्स का हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एम्पियर। तो एम्पियर की डेफिनेशन ये आपको टिपिकल लगेगी और आपको आसान यहाँ पर समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लिए जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दो लंबी छड़ की यहाँ पर धातु ली जिसमें से विद्युत प्रवाह आपका हो रहा है, और इन दोनों के बीच में 1 मीटर का क्या किया हमने, वैक्यूम रखा। वैक्यूम क्यों रखा वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जब दोस्तों इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। जब ये फोर्स 2 × 10⁻⁻7 जनरेट होता है आपका तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। यहाँ पर है 2 × 10⁻⁷, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर। हमने क्या किया, दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लिए, दोनों के बीच में 1 मीटर का वैक्यूम लिया। जब उन दोनों के बीच में से क्या होता है, कांस्टेंट करंट आपका फ्लो होता है तो एक फोर्स जनरेट होता है। जो फोर्स 2 × 10⁻⁷ हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब आपका एक डाउट है कि 1 मीटर का वैक्यूम हमने यहाँ पर क्यों लिया। तो वैक्यूम हम यहाँ पर इसीलिए लेते हैं ताकि यहाँ पर फोर्स पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ पाए। अगर हम वैक्यूम नहीं लेंगे तो एयर के कारण, हवा के कारण क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन, नेग्लेजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस दीज कंडक्टर्स आर फोर्स इक्वल टू इतना न्यूटन पर लेंथ ऑफ मीटर। हिंदी में बात करें तो 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले समानांतर एवं नगण्य वृत्ति अनुप्रस्थ काट के चालकों को प्रभावित होने पर इन चालकों के बीच में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। चलिए ये हो गया हमारा एम्पियर की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका केल्विन। केल्विन की डेफिनेशन क्या होती है। केल्विन की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ऐसी स्टेट है जिसमें जो वाटर है अपनी तीनों फेजेस के अंदर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और उस टाइम पर जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 2273 - 16 केल्विन। अब उस तापमान को, ये जो तापमान है आपका 273.16, जब हम इसे टुकड़ों में बांट देते हैं तो एक टुकड़ा जो एक पीस होता है वो होता है आपका 1 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट वाटर इज कॉल्ड एज केल्विन। चलिए नेक्स्ट आता है मोल। तो मोल की डेफिनेशन देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि मोल एक गिनती की इकाई है तो ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को नापते हैं, 1 दर्जन के अंदर कितने केले आते हैं, 1 दर्जन के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं आपकी, 12 चीज़ें आती हैं। तो 1 मोल के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं आपकी, 6.022 × 10⁻23 चीज़ें। इस 6.022 × 10⁻23 को ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और 1 मोल वह आपकी मात्रा है, वो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें उतने ही कण होते हैं, उतनी ही आपकी एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं जितने 0.012 किलोग्राम के कार्बन 12 के अंदर होती हैं। तो ये हो गया आपकी मोल की डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट आती है कैंडेला की डेफिनेशन। कैंडेला की डेफिनेशन समझने के लिए हम लेते हैं टॉर्च। हमने एक क्या ली, टॉर्च, जिससे आपकी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, जब वो एक ही
रंग की लाइट उत्पन्न करती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस टॉर्च के अंदर जो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है, जब इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आपकी 1/683 वाट पर स्टीरेडियन हो जाए और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है 540 गुना 10 की पावर 12 हर्ट्ज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडेला बोलेंगे। ठीक है, कैंडेला किसी दिशा में 540 गुना 10 की पावर हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत को ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टीरेडियन की ताकत की विकर्णीय तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडेला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, द SI यूनिट्स इन फिजिकल measurement for both the base quantities and the drive quantities obtained from them। SI यूनिट्स का सभी फिजिकल मेजरमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, चाहे आपकी बेस क्वांटिटीज़ हों चाहे आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ हों। जैसे कुछ हम ड्राइव क्वांटिटीज यहाँ पर लेते हैं, जूल हो गया आपका, न्यूटन हो गया, वाट हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ऐसा सिस्टम का इस्तेमाल सभी फिजिकल मेजरमेंट के अंदर किया जाता है, चाहे वो आपकी बेस क्वांटिटीज़ हो चाहे वो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो। और ये क्या है, आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे मीटर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, एम सिंबल का यूज़ करते हैं। किलोग्राम के लिए केजी का, सेकंड के लिए सब हम पहले डिस्कस आपका कर चुके हैं। एसआई के अंदर कितनी होती हैं, 7 बेस यूनिट होती हैं जो कि आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड यूज में लाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट यहां पर पॉइंट आता है, लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ ए स्टार फ्रॉम अर्थ कैन नॉट मेजर डायरेक्टली विद मीटर स्केल। जब हमें छोटे डिस्टेंस को मेज़र करना रहता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्केल का। लेकिन जब हमें लंबे डिस्टेंस को मेज़र करना रहता है तो उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस नापना हो प्लैनेट का और अर्थ के बीच में या स्टार का अर्थ के बीच में, तो उसके लिए हम पैरेलैक्स विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी बोले तो लंबवन विधि का इस्तेमाल लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर विजिबल लाइट रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम 400 एंगस्ट्रम टू 700 एंगस्ट्रम। विजिबल लाइट कौन सी होती हैं, जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं, वेव की ओर। सबसे कम आपका वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट का, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो लिखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो ये होता है वायलेट का। याद रखने के लिए वेरी स्मॉल ऐसे आप याद कर सकते हैं। आर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ देखने को मिलता है और ये बोलता है रुक जा, किससे ज़्यादा मत जा, इसका सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड विद लार्ज मोलिकुलर साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ओलिक एसिड जो होता है ये एक आपका सोपी लिक्विड होता है। ठीक है, ओलिक एसिड आपका एक सोपी लिक्विड होता है। कैसा होता है, ऑयली होता है, ग्रीसी होता है, चिपचिपा होता है और इसका जो साइज है वो लार्ज होता है और इसका जो ऑर्डर है वो 10⁻⁹ होता है। अब आप बोलेंगे कि सर 10⁻⁹ मीटर भी आप बोल रहे हो और लार्ज मोलिकुलर साइज भी आप बोल रहे हो। तो दोस्तों अगर हम वाटर की बात करें तो ये कितना होता है, अप्रोक्स 1 नैनोमीटर। वाटर के मॉलिक्यूल की हम अगर बात करें
मॉलिक्यूल क्या है, किन से मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर आपके बनते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो 0.3 नैनोमीटर के आसपास उसकी मॉलिक्यूलर साइज होता है। तो इस कंपैरिजन को के अकॉर्डिंग हम इसका बोल रहे हैं कि लार्ज मॉलिक्यूलर साइज है। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ओलिक एसिड आपका सोपी लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर साइज कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ सर्टेन स्पेशल लेंथ की यूनिट्स दे रखी है शॉर्ट और लार्ज लेंथ के अंदर। जो एग्जामिनर पूछता है याद भी होंगे आपको, कोई इतना हार्ड नहीं है। एक फर्मी के अंदर कितना मीटर होता है, 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रम के अंदर कितना मीटर होता है, एग्जामिनर पूछता है 10⁻10 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। याद रखनी है वैल्यू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन से अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आपका औसत दूरी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन ए ईयर। वो दूरी जो लाइट एक साल के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। वैल्यू क्या है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है 1 पार्सेक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर। 1 पार्सेक की वैल्यू क्या है, तो ये है 3.08 × 10⁻16 मीटर। पार्सेक अब होता क्या है वो अब हम जानेंगे। ये माना हमने क्या है, सूरज। मान लेना भाई ड्राइंग अपनी खराब है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। जब यह आधा चक्कर अपना पूरा कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई स्टार है ये, ठीक है। अब यहाँ से जब इसकी जब हम दूरी नापते हैं, ठीक है, तो क्या होती है आपकी 1। जब यहाँ से इसकी दूरी जब हम नापते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो कोण बनता है वो 1 आर्क सेकंड का बनता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्सेक, जिसकी वैल्यू 3.08 × 10⁻16 मीटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट, मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास होता क्या है कि उस वस्तु के अंदर कितना आपका मटेरियल है। जैसे हमने ली आयरन रोड, तो आयरन रोड के अंदर क्या होगा, मास ज़्यादा होगा। रुई का कोई गोला लिया तो उसके अंदर क्या होगा, मास आपका कम होगा। और मास कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर और ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जितना मास आपका अर्थ पर है उतना ही आपका स्पेस के अंदर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो अंतरिक्ष या स्पेस के अंदर कितना होगा, तो 12 ही किलोग्राम रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 1U बोलते हैं, ठीक है। क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻27। चलिए, अब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रोटॉन का साइज कितना होता है, 10⁻15। एटॉमिक न्यूक्लियस का कितना होता है, 10⁻14। हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होता है, 10⁻10, ठीक है। लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस कितनी होती है, 10⁻60। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻7।
साइज ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स 10⁻⁵। थिकनेस कितनी होती है पेपर की 10⁻⁴। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसकी PDF तो आपको मिले ही, याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10⁻30, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, रेन ड्रॉप का भी काफ़ी बार पूछा जाता है 10⁻⁶। प्रोटॉन का मास कितना होता है 10⁻27। तो इसका आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको PDF मिल जाएगी। ये हिंदी में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स और उसकी टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आता है एरर होता क्या है। दोस्तों, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो क्या होता है, हर बार कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरर्स। मान लीजिए आपने एक पेंसिल को नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया और उस स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न क्या है 0.1 सेंटीमीटर। पहली बार जब आपने पेंसिल को नापा उस स्केल से तो वैल्यू आई 15.1 सेंटीमीटर। दूसरी बार जो आपने नापा तो 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी बार जो आपने नापा तो आई वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट्स के कारण जो यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। एरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आता है सिस्टमैटिक एरर। नाम से ही स्पष्ट है, वो एरर जो वन साइडेड होता है, या पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा। कितने प्रकार का है सिस्टमैटिक एरर? 3 टाइप का होता है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सारा आपको नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण जो एरर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। अगर एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक गलत होगी तब भी आपके क्या होते हैं, एरर्स आते हैं। उसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। जैसे थर्मामीटर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर नापने में करते हैं। कहाँ पर हम लगाते हैं, नॉर्मली आर्म पिट्स में। तो हर बार क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक है वो गलत रहती है यहाँ पर, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। इंडिविजुअल की गलती के कारण जो एरर होते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप टेढ़ी आंख से देख रहे हैं तो वैल्यूज़ के अंदर क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। फिर आपने थोड़ा यहाँ से देखा, फिर अलग से फ्लक्चुएशन आएगा। फिर आपने यहाँ से देखा तो वैल्यूज़ के अंदर जो आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इंडिविजुअल की गलती के कारण, या अपैरेटस को गलत सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। तो ये 3 आपकी प्रकार हैं किसकी, सिस्टमैटिक एरर की। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट by any measuring instrument contains some uncertainty। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई वैल्यू को मेज़र करते हैं तो आपको कुछ अनसर्टेनिटी यानी कुछ फ़र्क देखने को मिलता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एरर। 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है आपका रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर हमने पूरा यहाँ पर देख लिया है। रैंडम एरर भी आपको बता देते हैं। रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो रैंडमली होते हैं, इनका कोई डिसाइड पैटर्न नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त हाथ हिल गया, ठीक है, आई साइड गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, रैंडम एरर आते हैं जिनका कोई डिसाइड पैटर्न नहीं रहता है। चलिए, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर विच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, जो केवल एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टाइप क्या क्या है, सोर्सेज क्या क्या हैं,
फर्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, बता चुका हूँ मैं आपको इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण जो एरर्स आपके आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, क्या प्रोसीजर और या प्रोसीजर, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक उटपटांग होगी तो उसके कारण भी क्या होते हैं आपके एरर्स आते हैं। जैसे जब भी हम थर्मामीटर को आर्मपिट्स में रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो आपका एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे कम आपका दिखाता है थर्मामीटर। हिंदी में देख लीजिए, सिस्टमैटिक एरर को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। स्रोत क्या क्या है इसके? यंत्रगत त्रुटियाँ, यंत्र में कोई त्रुटि आ जाए तो उससे यंत्रगत त्रुटियाँ आपकी आती हैं। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, यदि आप अपूर्ण विधि से किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उससे भी आपके क्या होते हैं एरर्स आते हैं, त्रुटियां आती हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एरर, जो इंडिविजुअल की गलती के कारण या एपरेटस की प्रॉपर सेटिंग के कारण जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये 3 प्रकार के आपके सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैंडम एरर। द रैंडम एरर दोज एरर विच occurs irregularly and hence are random with respect to sign and size। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं और इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं। चलिए नेक्स्ट आता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by measuring instrument is called as list count। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है लिस्ट काउंट क्या होता है, तो वह छोटी वैल्यू जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मीज़र की जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। और किसी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एक्यूरेटली नापी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, द लिस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन का मतलब यहां पर क्या है? स्मॉलेस्ट रीडिंग, ठीक है। तो रिजोल्यूशन के कारण क्या होता है, छोटी सी गलती होना क्या होती है पॉसिबल आपकी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के कारण जो गलती होना पॉसिबल होती है उसे बोलते हैं हम लिस्ट काउंट एरर। चलिए अब आता है आपका जिस पर न्यूमेरिकली बनते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, जो हम एक एक करके यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है भाई। चलो एरर आपको पता लग गया। जो वैल्यू हमने मेज़र की और जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है उसके बीच का जो डिफरेंस आपका होता है उसे बोलते हैं हम एरर। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी आपकी एरर रहेगी। मान लेते हैं हमारे द्वारा जो मेज़र की गई वैल्यू है एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो है A1, A2, A3, A4, ऐसे ही AN। ये क्या किया हमने इन वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट करके मेज़र किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ट्रू वैल्यू अगर आपको दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे ए मीन, औसत जैसे निकालते हैं वैसे यहाँ पर हम निकालेंगे मीन, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 AN तक,
और अपॉन n। तो ए मीन आप इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरर निकालेंगे। एरर कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू क्या है, यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे अपॉन में माइनस में करेंगे ए मीन, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरर, ट्रू वैल्यू नहीं एरर। सबसे पहले A1 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, A1 माइनस ये हमारी मीज़र वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, मीन वैल्यू। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो रहेगा वही होगा हमारा एरर। ऐसे ही A2 के अंदर निकाल लेंगे, तो A2 माइनस ए मीन। ऐसे ही A3 के अंदर एरर निकलेगा। सभी में क्या करना है, आपको एरर निकालना है। ऐसे ही AN, तो AN माइनस ए मीन। तो ये हमने सब कैलकुलेट किया एरर्स। न्यूमेरिकल में इनका काम होगा भाई, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। वैल्यू को क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं, डेल्टा ए, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं। और एब्सोल्यूट एरर जो है आपका हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर। सेकंड अब हम यहाँ पर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये क्या और निकल के आएगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। निकालेंगे कैसे, एब्सोल्यूट एरर का मीन ए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ऐसे ही डेल्टा AN, ठीक है। इसका मीन निकाल देंगे, अपॉन n कर देंगे, ठीक है। सभी को ऐड किया और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं आपकी अपॉन कर दिया उसको, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका मीन निकल जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका होता है, ठीक है, अपॉन मीन वैल्यू या बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो आपका रेशियो रहेगा वो रहेगा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज एरर। दोबारा समझा देंगे, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेटिव एरर जो हमने यहाँ पर निकाला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ये जो हमने निकाला है इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल कर आपका आ जाएगा। चलिए दोबारा समझा देते हैं। मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और वैल्यूज़ हमने मेज़र यहाँ पर की A1, A2, A3, A4 ऐसे ऐसे AN। उसके बाद हमने क्या किया, मीन निकाला सभी का, सभी को जोड़ा अपॉन n किया। उसके बाद हमने क्या किया, एरर निकाला। एरर कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू जो हमने ये हमने निकाली माइनस में मीजर्ड वैल्यू,
ठीक है, तो A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरर निकाल देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे जो कि आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि आपका एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला इसी का मीन है सभी ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, A1 A2 AN अपॉन n। फिर हम रिलेटिव एरर निकालेंगे जो कि आपका रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का। परसेंटेज एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऐसे वैल्यू दे देगा, ए बराबर है 12 प्लस माइनस 3। तो ये देखकर आपको यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो 12 जो है आपका, ये क्या है, मीन वैल्यू। 3 जो है यही आपका क्या है, एरर। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि 12 में से ये -3 भी हो सकता है और ये 12 प्लस 3 भी हो सकता है। वैल्यू जो ये वेरी करेगी, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 12 में 5 3 जोड़ेंगे तो 15। तो ये वैल्यू जो वेरी करेगी 9 से 15 के बीच में वेरी करने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी वैल्यू आपको दिख जाए तो इस सारी चीज़ें को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल अब करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर दे रखा है। We measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement। बार बार मेजरमेंट करने के बाद जो यहाँ पर रीडिंग्स निकल के आई 2.63, 2.56, 2.46, 2.71, 2.80। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी हैं मीजर्ड वैल्यूज। ये सभी क्या हैं, मीजर्ड वैल्यूज। अब आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था निकालेंगे मीन। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू दी नहीं है तो ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे, टी मीन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। ठीक है, अपोन में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.12 अपॉन 5। ये आ जाएगा, सबको ऊपर जोड़ेंगे तो 13.12, 5 तो एज इट इज़ आपका नीचे ही है। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा अप्रोक्स 2.62 सेकेंड। अब ये हमारा क्या निकल गया, टी मीन निकल गया, यानी कि हमने ट्रू वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एरर निकालना। तो एरर कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, T1 निकालेंगे तो क्या था यहाँ पर 2.63 जो हमारी मेजर्ड है। ठीक है, माइनस ट्रू वैल्यू कितनी आई हमारी ट्रू वैल्यू 2.62, कितना आ गया आपका 0.01। ऐसे ही T2 निकालेंगे तो T2 कितना आ जाएगा 2.56 माइनस 2.62, कितना आ गया 0.06, जो कि आपका माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका T3 के अंदर एरर, तो 2.42 माइनस 2.62, कितना आया आपका एरर, माइनस में आएगा 0.20। नेक्स्ट आपका T4 जो आएगा आपका 2.71, ये दे रखी है ना हमें, इसमें से माइनस करेंगे ट्रू वैल्यू 2.62 तो ये आ जाएगा 0.09। T5 निकालेंगे 2.80 माइनस 2.62 तो
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.18। तो ये हमने सभी के बीच में क्या कर लिया, एरर निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, अब हमने जितने भी यहाँ पर एरर्स निकाले हैं, ठीक है, सभी को ऐड करेंगे, अपन में जितनी वैल्यूज़ हैं उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं हमेशा, तो ये माइनस से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, सबसे पहले आया आपका 0.01, फिर आया 0.06, फिर आया आपका 0.20, फिर आया आपका 0.09, फिर आया आपका 0.18। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.54/5, तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा 0.11। तो ये आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है वो क्या है, वैल्यू सही रखी है, 0.01, 0.06, 0.20, 0.9। ठीक है, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या था, जो हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है, अपॉन में ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर क्या है, 0.11, ट्रू वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2.62। देखो पीछे, ये रहा 2.62। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 0.04। तो ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव एरर। अब नेक्स्ट निकालना हमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, इसको जब हम 100 से, रिलेटिव एरर को जब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये आ जाएगा आपका 4%। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर ली। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। मान लीजिए हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर 1 है a प्लस माइनस डेल्टा a, क्वांटिटी नंबर 2 है b प्लस माइनस डेल्टा b। a और b क्या है यहाँ पर, ये है आपकी ट्रू वैल्यूज़। डेल्टा a और डेल्टा b यहाँ पर क्या है, एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब हमें यहाँ पर एरर को क्या किया गया है, जोड़ने के लिए बोला गया है। तो जोड़ेंगे कैसे, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू जोड़ेंगे, बहुत ही आसान है। और एब्सोल्यूट एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया एरर्स का सम। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कैसे, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करना है, प्लस माइनस। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस में भी ऐड होता है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा जुड़ता है आपका, माइनस कभी नहीं होता। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये हो गया एरर्स का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये क्या है आपका, रिलेटिव एरर। डेल्टा जेड आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये क्या होता है आपका, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। जब भी हमें यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन के अंदर एरर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है एरर्स in case of a measured quantity raised to a power, जैसे हमें यहाँ पर कोई क्वांटिटी दे रखी है, ड्राएगा आपको a की पावर b, ठीक है, और b की पावर q और c की पावर r। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले z का रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z, p को हम यहाँ पर आगे लेकर आएंगे, इसका हम रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल्टा a अपॉन a, प्लस सभी को क्या करना है, ऐड करना है, q डेल्टा b अपॉन b, प्लस r लेके आएंगे डेल्टा c अपॉन c। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। पावर को नीचे लेके आना है, सीधी सी बात है, और रिलेटिव एरर निकाल देना है ऐड करके। चलिए इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है आपके। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है यहाँ पर, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। ठीक है, दो बॉडीज का टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा नापा गया। T1 आपका आया 20 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 0.5, और दूसरे में आया आपका 50 डिग्री सेल्सियस और 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर बोला गया है टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर निकालने का। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमने क्या किया था, मीन वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस किया था, और एब्सोल्यूट एरर जो था उनको क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 यहाँ पर क्या है, 50 प्लस माइनस 0.5, यहाँ पर आएगा 0 प्लस माइनस। ठीक है, करेक्शन है थोड़ा, माइनस T1 कितना है, 20 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, इसको प्लस माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। 50 में से 20 किया तो 30, प्लस माइनस इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सम और डिफरेंस के अंदर एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, आपका ऐड होता है। तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 प्लस माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई। V दे रखा है यहाँ पर 100 प्लस -5, I दे रखा है 10 प्लस 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर को निकालना पड़ेगा। ये क्या है आपकी, क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट, ठीक है, गुना क्या करेंगे 100, तो क्या आएगा आपका परसेंटेज एरर। उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर आएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू एरर 5 अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितना आएगा एरर आपका 5% का। ये किस में निकाला हमने, V के अंदर। अब आता है आपका I के अंदर। ठीक है, तो I में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.2 जो कि आपका एरर है अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 2%। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7%। तो 7% आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर देखने को मिलने वाला है। चलिए, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया है CD 3/2।
ठीक है, सभी का क्या करेंगे हम, रिलेटिव एरर को ऐड कर देंगे, पावर को आगे ले आएंगे। तो डेल्टा z अपॉन z बराबर है 4 आगे लेके आएंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/3 डेल्टा b अपॉन b, ये भी आपका ऐड होगा, प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर। एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस व्हेन टू क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। कभी भी आप दो क्वांटिटीज को या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा, इंडिविजुअल क्वांटिटी का आपका ऐड होता है, जो कि हमने आपको बता भी दिया। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, या तो उनको हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर को सम कर देना है। ये आपका क्वांटिटी रेज टू ए पावर, जो हमने ये वाला केस बताया, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं आपके जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताने का काम करते हैं, माप की सटीकता को दर्शाने का काम करते हैं। कैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किए जाते हैं, एक एक करके वो सारे रूल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए पहला रूल है, जितनी भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर का काम करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी 2368, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसके अंदर आपके टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखी 156, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो काफ़ी आसान रूल था। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में जब जीरोज आ जाएं तो वो भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर का काम करेंगी। मैंने यहाँ पर लिखा 23006, ठीक है, ये हमारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, बीच में आ गया आपका जीरो, तो ये सारी क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके अंदर आपके होंगे टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक ये मैंने लिखा 1508, तो इसके अंदर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल, डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4.500, डेसिमल के बाद अब जो जीरोज आ रहे हैं आपके, ये क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर का काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो गए, 4। चलिए नेक्स्ट रूल है, यदि डेसिमल से पहले जीरो आए या डेसिमल के बाद में जीरो आए तो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट का काम नहीं करेंगी। लिखते हैं 0.0200, ठीक है, डेसिमल से पहले जीरो आई, डेसिमल के बाद में जीरो आई, तो ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। तो इस केस के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने रहेंगे, तो इसके अंदर आपके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 3। ठीक है, 1 2 और 3। नेक्स्ट रूल यहां पर आता है, एक वैल्यू हमने लिखी यहां पर 5000, तो इसके अंदर अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कितने हैं, तो इसके अंदर ओनली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता 5000 और फिर डेसिमल लगा देता, पूछ लेता कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके अंदर आपके टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, बिना दशमलव के पीछे लगे जीरोस को सिग्निफिकेंट आपका नहीं माना जाता है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में अगर आपसे पूछें 3.00 गुना में 10 की पावर 4, ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, तो
3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेंगे। एक मैंने लिखा 2.3 इंटू 10⁵, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट्स। किसी संख्या को एक निश्चित संख्या तक सीमित करना ही क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। रूल्स यहाँ पर क्या क्या रहते हैं? रूल नंबर 1, यदि अगला अंक 5 से कम होगा तो पिछला अंक वैसे ही रहेगा। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा 4.73। यदि ये वाला जो नंबर है वो 5 से कम होगा तो इससे पहले वाला जो नंबर है वो आपका एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, तो 4.7, इसका राउंडिंग ऑफ कितना हुआ? 4.7। अब सेकंड रूल में बोलता है कि यदि अगले वाला जो अंक है वो 5 से ज़्यादा होगा तो पिछले वाले अंक के अंदर क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 7.86। अब ये वैल्यू क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो इसका जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 7.9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस है हमारा, यदि पिछला अंक, ये होता है आपका अगला अंक, ये होता है पिछला अंक। ठीक है, यदि पिछला जो अंक है वो इवन है, ठीक है, और अगला अंक जो है आपका 5 है। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा 3.345। ठीक है, अगला जो अंक आपका 5 है और इससे पहले जो वैल्यूज आपकी आ रही है वो है इवन यानी कि सम है, तो इसके अंदर क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? सिंपली 5 को यहाँ से हटा देंगे, पिछले वाले अंक आपके एज इट इज यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है यदि अगला अंक 5 है और पिछला अंक आपका इवन नंबर है, इवन नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो अब क्या होगा? इस केस के अंदर 1 ऐड कर देंगे पिछले वाले अंक के अंदर, तो इसकी जब हम राउंडिंग करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारी? 3.38। ठीक है, तो ये आपकी राउंडिंग थी। दोनों टॉपिक हो गए हमारे, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और राउंडिंग ऑफ हो गया। रूल्स आपको मैंने बता ही दिए। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। सेकंड रूल मैंने आपको बताया, जब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोज आपके आ जाए तो वो आपकी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, तो ये सारे रूल आप देख लीजिएगा, मैंने आपको समझा भी दिया है। शायद ये वाला क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर पूछा गया था कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके अंदर कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें पूछा जाए ये वाली तो आपकी काउंट नहीं होंगी, तो पिछली वाली अभी काउंट होगी, तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ए चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स और फिगर्स इन द मेजरमेंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 0.062 मीटर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट है मीटर। अब मैंने दूसरी यूनिट यहाँ पर लिखी 0.62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी हम यूनिट्स को चेंज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। इसमें भी आपके 2 ही रहेंगे। ये आपका पिछली बार एग्जाम के अंदर AWTPO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका। पॉइंट क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन measured quantities while expressing the result. The accuracy and precision of measuring instrument along with errors in measurement should also taken in account. डायरेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें वैल्यूज़ को हम सीधा नापते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जैसे जिसमें हम क्या कहते हैं वैल्यूज़ को फॉर्मूला लगा के नापते हैं। जैसे
जब भी हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, तो एरिया के अंदर क्या होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली मापने का काम करते हैं। और हमेशा हमें ध्यान में रखना होता है कि जो मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कैसी है और कितनी बारीकी से वो आपको वैल्यू दे रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। द प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाय 1 इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। यहाँ पर एक वैल्यू आपको दे रखी है 2.746, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में 1 जोड़ देंगे। जब अगला नंबर 5 से बड़ा होगा और पिछला नंबर 5 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले नंबर के अंदर 1 को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होएगा 2.75। अगर ये वाला नंबर 5 से क्या है आपका कम है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम ड्रॉप कर देंगे। तो वैल्यू जो आएगी आपकी 2.74 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है वही ओड और इवन का केस है। अगर इस वैल्यू से पहले कोई इवन नंबर आ जाए तो सिंपली क्या कर देंगे, 5 को हम ड्रॉप कर देंगे, एज इट इज रखेंगे। जब 5 से पहले कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया आपका 3, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जब जो बेस क्वांटिटी होती है आपकी MLT, इनको पावर की टर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं आपकी, 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, काफ़ी इजी है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फोर्स हमने लिखा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। m क्या है आपकी बेस क्वांटिटी है, एज इट इज रखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी आपको दिख रही है बेस क्वांटिटी के अंदर, कहीं नहीं दिख रही, तो वेलोसिटी को फिर से तोड़ेंगे हम। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रखिए इसके अंदर m इंटू डी अपॉन टी, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा t²। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। तो m d को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं अपॉन t²। t को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिख देते हैं MLT-2। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्पीड का निकालते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत। डिस्टेंस क्या होती है, एक प्रकार की आपकी लेंथ ही होती है। टाइम के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या निकल के आएगा, टी को ऊपर लेकर जाएंगे LT-1। एक्सेलरेशन का निकाल के देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अभी हमने किया था, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होती है एक प्रकार की। टी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, t², ठीक है। तो LT-2, और अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पर m0 लगा सकते हैं। मोमेंटम का अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की टर्म में। मास हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, लेंथ अपॉन टाइम आ जाएगा यहाँ पर। तो MLT-1 ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है।
डेंसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास आपका एज इट इज हमारी बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चौड़ाई और ऊंचाई ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, तो m अपॉन में ये l तो है ही आपका, तो l क्यूब हो जाएगा। ऊपर लेकर जाएंगे तो ml-3 हो जाएगा, और अच्छा लिखने के लिए t0 लगा दो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं पर जो मैंने आपको बता दी वही दे रखी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडिड टुगेदर और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली if they have same dimensions. In other words, we can subtract or add similar physical quantities. क्या कहना चाह रहा है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज या वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन सेम रहेगा उसी को हम ऐड कर सकते हैं और उसी को क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ में हम लेंथ जोड़ सकते हैं, लेंथ में वेलोसिटी जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब वो क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है, तो आपको बता देना है कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपकी क्या है, ट्रिक मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। स्केलर में केवल मात्रा हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, कितना है और किधर है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कितना और किधर। जब केवल कितना टर्म ही यूज हो और किधर है टर्म यूज ना हो तो वो क्वांटिटी होती है स्केलर। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। जैसे मास, मास आप बोलते हैं किधर है, डिस्टेंस को आप बोलते हैं किधर है, हमेशा बोलते हैं ना डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, टाइम कितनी है, टाइम कितना है, वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो कितना जब भी आ जाए तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है, डेफिनेशन है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड यानी कितना है लेकिन डायरेक्शन न हो, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जैसे मास, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। अब आती है वेक्टर क्वांटिटी, तो जब कितना और किधर दोनों का इस्तेमाल हो तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पर आता है मोमेंटम, मोमेंटम कितना है, मोमेंटम किधर है। ऐसे ही आता आपका फोर्स, कितना फोर्स लगा है, किस साइड में, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो कितना और किधर जब आ जाएं दोनों चीज़ें तो उसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिजिक्स का। काफ़ी आसान है, कोई इतना इसमें हैक्टिक वाला काम नहीं है कि भाई समझ में ही ना आए। ठीक है, एक एक चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और साइंस के अंदर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं आपको रैंकर्स IQ एप्लीकेशन पर मिलेंगी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।